हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट यूनिवर्स। मेरा नाम है संजय पटेल और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनटीए मॉक टेस्ट पेपर 17 में जो फिजिक्स का पेपर है तो उसको देखना है हमको। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे। लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ओवर ए स्लिट ऑफ विद 1 माइक्रोमीटर। द एंगुलर विद ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा विल बी। यहाँ पे आपको एंगुलर विद बताना है सेंट्रल मैक्सिमा का। ठीक है, यहाँ पे वेवलेंथ दिया गया है और स्लिट की विद दी गई है, तो आपका फार्मूला होता है साइन थीटा, ए साइन थीटा इजकल टू एन लैम्डा। ठीक है, ए होता है यहाँ पे विद होता है स्लिट का। ठीक है, लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ है, आपको निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा इजकल टू हो जाएगा एन की वैल्यू यहाँ पे 1 रखोगे क्योंकि फर्स्ट पूछा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप लैम्डा की वैल्यू रखेंगे 5000। ठीक है, 5000 इंटू 10 की पावर -10 कर देंगे तो ये मीटर में आ जाएगा। ए यहाँ पे रखोगे, नीचे लाओगे, ये है स्लिट की विद और ये होता है 1 इंटू 10 की पावर -6 जो कि पेपर में दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया गया आपको 10 की पावर -6। तो अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1/2। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी 30 डिग्री। ठीक है, साइन थीटा 1/2 कितना होता है 30 डिग्री। लेकिन आपसे पूछा गया है एंगुलर विद। ठीक है, एंगुलर विद ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो सेंट्रल मैक्सिमा 2 थीटा के बराबर होता है। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा ऐसे बनता है, यहाँ से ऐसे ये होता है, तो ये 2 थीटा के बराबर आता है। ठीक है, एक इतना और ये इतना, पूरा सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ से यहाँ तो बनता है, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 2 इजकल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो सेंट्रल मैक्सिमा कितना आ जाएगा 60 डिग्री। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 ब्लॉक ऑफ मास m इजकल टू 3 kg एंड m इजकल टू 2 kg आर इन कॉन्टैक्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल। द कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स F इजकल टू 5 न्यूटन इज अप्लाइड टू ए ब्लॉक ऑफ कैपिटल M मास सोन। There is a constant frictional force of 2 Newton between the table and block small m, but no frictional force between the table and first block capital M. Then the acceleration of 2 block is। आपको इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है। यहाँ पे ये कैपिटल एम 3 kg है, ये 2 kg। ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो स्मॉल एम में लग रहा है वो 2 न्यूटन लग रहा है और जो कैपिटल एम है यहाँ पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, आपसे पूछा गया है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू होता है एफ नेट अपॉन टोटल मास। ठीक है, एम टोटल। तो ये करोगे एफ नेट कितना आएगा 5 न्यूटन आप लगा रहे हो इधर से। ठीक है, 5 न्यूटन यहाँ से अप्लाई कर रहे हो और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है तो इसका अपोज करेगा। ठीक है, तो उसको माइनस कर दो तो 2 न्यूटन यहाँ से माइनस हो जाएगा। अपॉन टोटल मास करोगे तो 3 + 2 ये हो जाएगा 5 kg। तो ऊपर आएगा 3, नीचे आएगा 5, तो ये टोटल हो जाएगा 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये इतना आएगा एक्सेलरेशन। दोनों बॉडी का एक साथ एक्सेलरेशन कितना आएगा, दोनों बॉडी एक साथ मूव करेंगे, एक्सेलरेशन होगा 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए डिस्क ऑफ रेडियस 0.1 मीटर रोल्स विदाउट स्लाइडिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस विद ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। इफ देन असेंड ए स्मूथ कंटिन्यूअस ट्रैक ऑन ए शोन इन द फिगर, द हाइट अप टू व्हिच इट विल असेंड। ये कह रहा है यहाँ से 6 मीटर पर सेकंड स्पीड से इसको फेंका जा रहा है। ठीक है, इसको थ्रो किया गया है इस इंक्लाइन प्लेन पे, तो ये कितनी हाइट तक ऊपर चढ़ेगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें एनर्जी बैलेंस करना है। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी तो वो ऊपर जाकर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहा गया स्लाइड हो रही है। ठीक है, रोल नहीं हो रही है। ठीक है, तो रोलिंग मोशन नहीं है, स्लाइडिंग मोशन है, तो सीधे काइनेटिक एनर्जी बैलेंस कर दो। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv²। v की जगह 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करो, इक्वल टू हो जाएगा mgh। h आपको निकालना है कितनी हाइट तक ये राइज करेगा। m और m कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1/2, 6 का स्क्वायर करोगे आ जाएगा 36, g की वैल्यू यहाँ रखोगे 10, ये आ जाएगा आपका h। ठीक है, ये 0 का हटाओगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 2 से इसको काटोगे तो हो जाएगा 1.8। ठीक है, तो h की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी वो हो जाएगा 1.8 मीटर। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 1.8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ए बॉब हैंग्स फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट बाय ए इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ स्मॉल l। इट इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट व्हेन स्ट्रिंग मेक एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल। द स्पीड ऑफ द बॉब एट द लोवेस्ट पोजीशन इज। ठीक है, ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है कोई, जिसको खींचा नहीं जा सकता। ठीक है, इसकी लेंथ l है और ये 60 डिग्री पे पहले थी, तो यहाँ से इसको रिलीज किया जा रहा है, तो जो लोवेस्ट पोजीशन पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी आपको बतानी है। तो अगेन इसमें क्या करेंगे हम लोग, एनर्जी बैलेंस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी रही होगी तो वो लोवेस्ट पोजीशन पे आके काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh। अब ये h हमको निकालना है। ठीक है, ए एच कितना होगा। ठीक है, ये वाली हाइट आप निकाल लीजिए तो पता चल जाएगा। तो मैंने ये हाइट निकालने के लिए बताया था जब पेंडुलम वाला केस कराया था, इससे पहले 2 पेपर हम सॉल्व करा सके हैं, तो वहां पे मैंने बताया था ये हाइट होगी L1 - cos थीटा। ठीक है, L1 - cos थीटा इक्वल टू हाफ mv² हो जाएगा, जो वेलोसिटी यहाँ पे होगी
हाफ mv²। जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल को, यहाँ पे 1/2 है, 2 यहाँ पे नहीं है तो 1/2 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर दो, तो m/2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 2gl, 2g की वैल्यू रखो 10, l ऐसे रख देना आपको, 1 माइनस cos 60 डिग्री 1/2 होता है, ठीक है, इक्वल टू m तो कैंसिल होगा, यहाँ पे v² हो जाएगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा 20l और यहाँ हो जाएगा 1/2, 2 से 20 कैंसिल करोगे 10l हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू v²। तो v की वैल्यू √10l या √gl, ठीक है। अगर आपको दिया गया ऑप्शन में g दिया गया तो g ही रख दो आप, ठीक है। तो v इक्वल टू √gl हो जाएगा। मैंने यहाँ के g की वैल्यू पुट कर दी थी 10, लेकिन अगर वैल्यू नहीं रखो क्योंकि ऑप्शन में आपको न्यूमेरिकल नहीं दिया गया, g के फॉर्म में दिया गया है, तो v इक्वल टू √gl हो जाएगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है द एक्टिविटी ऑफ ए सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल इज A1 at time t1 and A2 at time t2 is greater than t1 है। इफ इट्स मीन लाइफ इज t देन which ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें छांटना है कौन सा सही है, ठीक है। तो एक्टिविटी का फॉर्मूला होता है A इक्वल टू A0 e की पावर माइनस t/t, ठीक है। तो एट t1 देखना है हमको, ठीक है। t1 पे देखोगे तो A1 हो जाएगा A0 e की पावर माइनस t1/t, ठीक है। और t2 टाइम पे जब देखोगे एक्टिविटी तो A2 हो जाएगा, A2 इक्वल टू A0 e की पावर माइनस t2/t, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 1, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। अब क्या करोगे, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से आप डिवाइड जब करोगे तो क्या हो जाएगा A2/A1, A2/A1 इस तरफ हो जाएगा। यहाँ क्या होगा T2/T1/E ठीक है। तो इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा, देखो ये सेम है दोनों, ई है ई की पावर में जो होगा तो ये माइनस में, तो ऊपर जाएगा तो पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो ई की पावर माइनस T2/T और प्लस T1/T, यहाँ पे एलसीएम लोगे T आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा T1 - T2। तो सीधे जब यहाँ लिखना चाहोगे आप तो A2 की वैल्यू जो निकल के आएगी A1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो A1E और यहाँ पे एलसीएम लोगे तो आ जाएगा T और ये हो जाएगा T1 - T2, ठीक है। तो इस तरह आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे C, ठीक है। ये एक्टिविटी का फॉर्मूला आपको याद रखना है, बस वैल्यूज पुट करके यहाँ पे सेट करना था। ऑप्शन 4 दिए गए थे, इसमें कुछ कहा नहीं, इसमें डायरेक्टली पूछा नहीं गया था, इसमें पूछा था कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें ऑप्शन आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका निकल के आएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है ए लाइट रे ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम एंड इंटेंसिटी 39.6 watt per meter square is incident on a metal surface. If only 1% of photon incident on a surface emit photoelectron, then the number of electron emitted per second per unit area from the surface will be, ठीक है। नंबर ऑफ फोटॉन अगर निकालना है तो टोटल एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, दैट्स मीन hc/λ कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल एनर्जी कितना दिया, एनर्जी नहीं दिया आपको, इंटेंसिटी दिया। तो इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होता है, ठीक है। तो उसको एरिया और टाइम से अगर मल्टीप्लाई करा दो तो एनर्जी आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 39.6 और कितना 1% केवल यूज हो रहा है, ठीक है। 1% इफिशियंसी है इसकी। hc की वैल्यू 2 × 10 की पावर -25 आपको याद रखना है, ये मैंने पहले ही बता दिया था। और लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे आप रख देंगे 6000 एंगस्ट्रॉम दिया गया तो 6000 × 10 की पावर -10, ठीक है। बस इसको आप सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका 12 × 10 की पावर 17, ठीक है। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएंगे 12 × 10 की पावर 17। क्वेश्चन नंबर 7 है माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट व्हिच। अब ये क्या करता है, ये आपको 4 ऑप्शन बताना है। इनलार्ज द ऑब्जेक्ट, इंक्रीज द विजुअल एंगल फाउंड बाय द ऑब्जेक्ट एंड द आई, डिक्रीज द विजुअल एंगल फाउंड बाय द ऑब्जेक्ट द आई। देखिए ये होता है आपका बीटा इक्वल टू होता है एंगल मेड बाय इमेज अपॉन एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट। बीटा होता है एंगल मेड बाय इमेज अपॉन एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या करता है, विजुअल एंगल को बढ़ाता है, ठीक है। ये इनलार्ज नहीं करता ऑब्जेक्ट को, बस विजुअल एंगल बढ़ा देता है जिससे वो बड़ा दिखने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखना है। द मैक्सिमम इंटेंसिटी इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज I0. डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज d = 5 lambda, where lambda is the wavelength of monochromatic light used in the experiment. What will be the intensity of the light from What will be the intensity of light in front of one of the slits on the screen at the distance d = 10d? ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे देखिए ये एक स्लिट के सामने कह रहा है कितनी इंटेंसिटी होगी। तो स्लिट के सामने, अब ये स्लिट दोनों स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो d होती है, तो ये कितना हो जाएगा d/2 हो जाएगा, ठीक है।
और डी इजकल टू यहाँ पे दिया गया है 5 लेमडा, डी इजकल टू 5 लेमडा क्वेश्चन में दिया गया है। तो पहले कहा गया है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो आई नॉट है, तो पहले हम उसी के बारे में देख लेते हैं। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो भी होगी वो 4i के बराबर होती है, ठीक है। जो भी मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है वो 4i के बराबर होती है, तो i हो जाएगा आपका I0/4, ठीक है। अब इसको यहीं पे छोड़ दो, i इजकल टू I0/4 हो गया। अब हमको कहीं से फेज डिफरेंस पता चल जाए तो हम इंटेंसिटी निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो फेज डिफरेंस के लिए पहले हम पाथ डिफरेंस निकालते हैं। तो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स जो भी होता है, कोई रे होगी तो पहले यहाँ से लेगी और यहाँ से भी जाएगी, तो यहाँ से जो ये निकल के आता है वो तो डेल्टा एक्स ही होता है पाथ डिफरेंस। तो डेल्टा एक्स बाई डी इजकल टू होता है वाई बाई डी। और वाई क्या होता है, ये वाई एक्सिस पे जो ये वाली डिस्टेंस है कितनी है, d/2 है। तो ये होता है y/2, तो इसको रखोगे d/2 अपॉन डी। तो डी कितना है, 10d दिया गया है, ठीक है, 10d, ठीक है। d और d कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 1/20 हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा एक्स आ जाएगा आपका d/20, ठीक है। या d की वैल्यू रखो 5 लेमडा, तो 5 लेमडा/20, तो 5 4 जा 20, तो ये हो जाएगा लेमडा/4। ये आ गया आपका पाथ डिफरेंस, ठीक है। पाथ डिफरेंस आ गया लेमडा/4। अब जो फेज डिफरेंस होता है डेल्टा 5 होता है 2π/लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा π/2। तो फेज डिफरेंस कितना आ गया, π/2। बस इंटेंसिटी निकालना आसान है, I डैश इजकल टू I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 cos फाई, ठीक है। ये I1 I2 है लेकिन इंटेंसिटी I दिया है, ठीक है, तो I रखेंगे हम सबका। तो ये हो जाएगा 2I प्लस 2I1 I2 है, ठीक है। तो ये I इंटू I हो जाएगा, ये cos फाई cos 90 रखोगे तो ये हो जाएगा 0, तो ये पूरा टर्म आ जाएगा 0, यहाँ बचेगा 2I, ठीक है, ये 2I रहेगा। तो दैट्स मीन I डैश इजकल टू 2I। अब I की वैल्यू हमने क्या निकाला था, I0/4, I0/4 रखो, तो ये 2 से 4 को कैंसिल करोगे तो आ जाएगा I0/2, ठीक है। कितना निकल के आ गया यहाँ पे, I0/2। ये हो जाएगा आंसर आपका पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, ए थिन ग्लास प्रिज्म ऑफ म्यू इजकल टू 1.5 इज इमर्स्ड इन वाटर ऑफ म्यू इजकल टू 1.33। द रेशियो ऑफ डेविएशन ऑफ द रे इन द वाटर टू दैट इन ईयर ऑफ द सेम प्रिज्म, ठीक है। आपको डेविएशन बताना है वाटर में और ईयर में, ठीक है। डेविएशन का रेशियो बताना है वाटर और ईयर में, ठीक है। तो डेविएशन डेल्टा का फार्मूला होता है म्यू -1 इंटू ए, ठीक है। तो आप करोगे यहाँ पे डेविएशन इन ईयर पहले कर लो, ठीक है। तो ईयर में कितना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो 1.5 माइनस 1 करोगे तो आ जाएगा 0.5 इंटू ये, या इसको सीधे a/2 भी लिख सकते हो। अब वाटर में रखोगे, तो वाटर में जब रखोगे तब प्रिज्म का जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको वाटर के रेस्पेक्ट में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको आप रखोगे 1.5 अपॉन 1.33 माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 1.5 माइनस 1.33 अपॉन 1.33 आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1/8। हमसे पूछा गया है डेल्टा W अपॉन डेल्टा ए। डेल्टा W आ गया a/8 और डेल्टा ए आया था a/2। ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा 8 नीचे आएगा, तो 2/8 मतलब 1:4, ठीक है। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे पहला। क्वेश्चन नंबर 10 है, द पावर फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग सर्किट विल बी। तो पावर फैक्टर यहाँ पे बताना है, एक्सएल है यहाँ पे, यहाँ पे एक्सई है 40 ओम, आर है यहाँ पे 40 ओम और एक्सएल है 100 ओम, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और लगा हुआ है 40 ओम का, यहाँ पे 200 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। तो पावर फैक्टर जो cos फाई होता है वो होता है R/Z, और Z यहाँ पे होता है इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस की वैल्यू आपको पता हो शायद, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है। तो R कितना है यहाँ पे 40 और 40, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 40, ये हो जाएगा 80 का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC। XL यहाँ पे 100 है, XC यहाँ पे 40 है, तो XL माइनस XC करोगे तो ये हो जाएगा 60 का होल स्क्वायर, ठीक है। 80 का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा 6400, ये हो जाएगा 3600, दोनों को करोगे तो ये आ जाएगा 10,000, ठीक है। 10,000 का जब रूट स्क्वायर रूट लोगे तो ये आ जाएगा 100। तो cos फाई आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा R की वैल्यू कितनी आई थी 80 और इम्पीडेंस आपका निकल के आया 100, तो ये हो जाएगा 0.8। यहाँ पे ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। पावर फैक्टर का फार्मूला आपको याद रखना है, cos फाई इजकल टू R/Z होता है, ठीक है। R/2 नहीं है, R/Z है, और Z यहाँ पे इम्पीडेंस होता है, ठीक है। ये आप AC में पढ़े होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन ए रीजन गिवन बाय V इक्वल टू 3I प्लस 4J प्लस 5K टेस्ला. A rod of length 5 meter placed along y axis is moved along x axis with a constant speed of 1 meter per second. Then induced EMF in the rod will be. ठीक है, कोई रॉड है यहाँ पे जिसकी लेंथ दी गई है 5 मीटर. ठीक है, इसकी वेलोसिटी है x डायरेक्शन में और ये रखा है y एक्सिस पे. ठीक है, ये रॉड रखा है y एक्सिस पे, वेलोसिटी है x डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकंड. ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये कितना रखना है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपको तीनों डायरेक्शन में दिखाया गया है, x एक्सिस पे भी, y पे भी और z में भी है. तो देखो आपका जो लेंथ हो गया वो y एक्सिस पे रखा है, इसकी स्पीड जो है वो x एक्सिस के अलोंग है, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो होनी चाहिए वो k के अलोंग होना चाहिए, तभी यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ आएगा. ठीक है, तो k के डायरेक्शन में जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा सिर्फ और सिर्फ उसको लेके आप इंड्यूस ईएमएफ के लिए. तो E इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे VZ इंटू LY इंटू VX. ठीक है, तो VZ की वैल्यू कितनी आएगी, केवल और केवल 5K है, तो 5 केवल मैग्नीट्यूड रखोगे तो ये हो जाएगा 5. L की वैल्यू भी 5 दिया गया है, अब V दिया गया है 1 मीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगा 25 वोल्ट. ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ कितना आ गया 25 वोल्ट. वेलोसिटी x एक्सिस की तरफ थी, इसका जो लेंथ था वो y के अलोंग है, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सा लोगे आप, z एक्सिस वाला लोगे. ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 12 है, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस एट -73 डिग्री सेल्सियस इज 0.0060. देन इट्स वैल्यू एट -173 डिग्री सेल्सियस विल बी. ठीक है, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ये था C/T, यहाँ पे C होता है क्यूरीज कांस्टेंट बोलते हैं इसको. ठीक है, तो जो आपका XM आएगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा. ठीक है, तो XM2 अपॉन M1 इक्वल टू हो जाएगा T1 अपॉन T2. ठीक है, तो यहाँ से निकल के आएगा XM2 इक्वल टू T1 कितना था, -73 डिग्री था, तो 273 में ऐड करोगे, जब केल्विन में इसको चेंज करना होगा तो ये आ जाएगा 200 अपॉन T2 कितना हो जाएगा 173 है, वो भी माइनस में, तो इसको 273 में ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 100 इंटू पहले कितना था ससेप्टिबिलिटी इसकी 0.006. ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल करोगे ये आ जाएगा 2 को इसमें मल्टीप्लाई कराओ तो ये आएगा 0.012. ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, ए रेक्टेंगुलर लूप ऑफ मेटेलिक वायर इज ऑफ लेंथ ए एंड विद V एंड कैरीज ए करंट I. द मैग्नेटिक फील्ड द सेंटर ऑफ द लूप. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपको सेंटर पे बताना है. अब देखिए ये क्वेश्चन काफी बड़ा है. ठीक है, इसका सोल्यूशन काफी बड़ा है, बस इसमें कुछ ट्रिक नहीं है और ना इसमें कोई शॉर्टकट लगा सकते हैं. ठीक है, बस टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, टफ भी नहीं है. ठीक है, अब देखो इसकी विद क्या है, इसकी लेंथ A है, विद V है. ठीक है, ये आपका सेंटर है, यहाँ पे बताना है मैग्नेटिक फील्ड. ये करंट ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही होगी, ऐसे आ रही है, तो यहाँ पे बताना है. ठीक है, तो अब सीधे इसमें फार्मूला वही वाला लगेगा. ठीक है, L लेंथ के लिए क्या होता था, म्यू0 I अपॉन 4πA. ठीक है, कोई भी होता था जो मैग्नेटिक फील्ड L लेंथ की अगर कोई वायर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होता था म्यू0 I अपॉन 4πA. ए होती थी पॉइंट की डिस्टेंस इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2. ठीक है, जो भी एंगल बना रहा होता था उस वायर का, जैसे वायर है यहाँ से अगर चलोगे इस पॉइंट पे चाहिए तो ये आपको एंगल भी चाहिए होगा यहाँ से. ठीक है, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी, तो वही फार्मूला सिर्फ लगाना है यहाँ पे. अब देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड A से B का होगा वही C से D का होगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड V से C का होगा वही D से A का होगा. तो यहाँ पे हमने लिखा VAB इक्वल टू VCD. ठीक है, तो अब किसी एक का निकाल के फिर 2 से मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो एक का निकाला तो म्यू0 I अपॉन 4π. अब देखो यहाँ इस वायर का हम निकाल लें AB का, तो 4π. अब ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये देखिए ये पूरा V है, तो ये यहाँ तक कितना हो जाएगा V/2, तो ये हमने लिख दिया V/2 इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2. 5 5 2 लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं है. ठीक है, म्यू0 I अपॉन 4π V/2. और ये क्या हो जाएगा, तो दोनों फाई इक्वल है तो ये हो जाएगा 2 साइन फाई. ठीक है, तो 2 साइन फाई और साइन फाई की वैल्यू निकल के आएगी A/√A² प्लस V². ठीक है, तब इसको जब सॉल्व कर लोगे आप, तो सॉल्व क्या करना है, बस इसमें 2 है 2 ऊपर चला जाएगा, बस म्यू0 I अपॉन 4π V रह जाएगा, और ये 2 ऊपर जाएगा तो ये 2 2 4 हो जाएगा, तो 4A अपॉन √A² प्लस V². सेम यहाँ करना है आपको VC के लिए. ठीक है, VC और DA जो होगा इसका मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, तो बस वही करना है, बस जहां पे यहाँ पे V आया था वहां पे A आ जाएगा, तो यहाँ B/2 था तो यहाँ A/2. क्योंकि अब देखिए जब यहाँ से चल रहे थे तो ये वाली लेंथ आप ले रहे थे, लेकिन जब इस तरफ से चलोगे इसके थ्रू जब आप निकालोगे तो ये वाली लेंथ लोगे, ये आ जाएगा A/2. ठीक है, तो जहां A आ रहा था वहां B कर दोगे, बस और कुछ नहीं करना है. तो यहाँ पे B/2 था तो A/2 हो गया, यहाँ पे A था तो ये हो जाएगा V. ठीक, तो सेम आ जाएगा म्यू0 I अपॉन 4π A/2 4
v अपॉन ए स्क्वायर। देखिए a बाई 2 यहाँ पे नहीं रहेगा, जब b बाई 2 था तब यहाँ पे 2a था, तो a बाई 2 होगा तो यहाँ पे 2 भी होगा। अगर a रख देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 4 भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया vc और da। अब v नेट हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाला है सबको आपस में ऐड कर दो, बस वही आ जाएगा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो v नेट हमने लिखा VAB प्लस VCD प्लस VC प्लस VDA। ठीक है, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया हमने यहाँ पे। तो क्या करना है, ये किसी एक की वजह से है, VC या DA की वजह से, किसी की वजह से आप मान सकते हो इतना मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कराओ, क्योंकि दोनों जब सेम है तो ऐड करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करा दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कराओ तो इन दोनों का निकल के आ जाएगा। तो वही हमने किया था, देखिए यहाँ पे 4A था तो हमने मल्टीप्लाई कराया तो 8A आ गया, यहाँ पे 4B था तो मल्टीप्लाई कराया तो 8B आ गया। बस अब इसमें क्या करना, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई 8 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन ले लोगे तो इन साइड आपका रह जाएगा 1 अपॉन ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए। तो वहां जब एलसीएम लोगे तो ए बी आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जब एक स्क्वायर को इससे काट दो, ठीक है, एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट जब कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस वही यहाँ पे लिख दिया गया, थोड़ा सा अरेंज किया गया क्योंकि ऑप्शन आपको मैच कराना था। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई 8 आई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। तो इस तरह आपका ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ये पहले इसलिए हमने लिख रखा क्योंकि आपका टाइम खराब होगा, बस इसमें सिंपल आपको प्रोसीजर सीख लेना है, बाकी ये सारा कुछ आपको करना पड़ेगा, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन ये क्वेश्चन नंबर 14 है, बस इसमें भी कॉन्सेप्ट ही है। ठीक है, लेंदी नहीं है ये। रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम एंड 200 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज विद 220 वोल्ट मेंस व्हेन ए वोल्ट मीटर ऑफ 1000 ohm resistance is connected in parallel to the 100 ohm then the reading of the voltmeter। आपको ये वोल्ट मीटर है, इसकी रीडिंग बतानी है। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा था, पहले 100 ओम था, 200 ओम था, ये सीरीज में कनेक्टेड थे 220 वोल्ट से। ठीक है, बाद में क्या किया, शंटिंग की गई। आपको पता है वोल्ट मीटर पैरेलल में ही लगता है। तो पहले इसमें करंट निकालना है, करंट के लिए हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए अब ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल के लिए क्या करना होता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा 1100 और प्लस ये कितना है 200। ठीक है, जब इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 3200 अपॉन 11, ये आ गया R इक्विवेलेंट। अब आपको करंट अगर चाहिए, ठीक है, तो करंट चाहिए तो V बाई आर करना पड़ेगा। तो अब करंट नहीं, हमको यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए, जो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही तो इस वोल्टमीटर में रीड होगा। ठीक है, तो V इजकल टू आई आर करना है। तो I के लिए क्या करना पड़ता है, V अपॉन आर। तो V हो गया 220 वोल्ट अपॉन आर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 3200 अपॉन 11, तो ये हो गया I। और R कितना है यहाँ पे, तो सिर्फ इतने का R लोगे आप, क्योंकि यहीं पे हमको ड्रॉप देखना है, तो यही वाला रख दोगे, ये वाला जो आया है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये हो जाएगा आपका 1000 अपॉन 11। ठीक है, अब ये 11 और 11 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 0 0 0 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और कैंसिल आउट जब करोगे तो ये निकल के आ जाएगा 68.75। ठीक है, इतना वोल्ट निकल के आएगा जो इसकी रीडिंग आएगी। ठीक है, और थोड़ा इसको कैंसिल करो तो ये 10, जब 0 हटाओगे तो यहाँ पे 0 लग जाएगा। ठीक है, तो इसको 0 हटा के यहाँ के लगा सकते, तो इसको जब डिवाइड करोगे तो यही निकल के आएगा 68.75 वोल्ट। तो इस पेपर में थोड़े से लंबी क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ये पेपर थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, स्टैंडर्ड पेपर है ये, अच्छे लेवल का पेपर है ये, जो आपका 17 नंबर का पेपर है ये अच्छे लेवल का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंडक्टिंग रॉड ए बी मूव पैरेलल टू द एक्स एक्सिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग इन ए पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, द एंड ए ऑफ द रॉड गेट्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड एक्सिस की तरफ है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ, तो पॉजिटिव जेड एक्सिस क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव जेड एक्सिस होगा। तो यहां से अगर फोर्स निकालोगे आप तो फोर्स आपका आएगा V की तरफ। ठीक है, पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ जब मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड हो गया। ठीक है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में आप थंब करोगे तो जो आपका पाम होगा वो आपका फोर्स दिखाएगा। ठीक है, तो फोर्स कहाँ लगेगा, देखो लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे अगर आप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए लेफ्ट हैंड रूल लगाया जाता है, तो फोर्स आपका आ जाएगा V की तरफ। तो जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स V की तरफ लग रहा है तो सारे इलेक्ट्रॉन V की तरफ भाग के आ जाएंगे, तो A पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बस यही आपको बताना था कि A पे क्या चार्ज आएगा, तो A पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बस इतना सा आपको बताना था। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप द फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज आर 1.5 सेंटीमीटर एंड 6.25 सेंटीमीटर. An object is placed at 2 cm from the objective and the final image is formed at the 25 cm from the eye lens. The distance between the two lenses is.
इस क्वेश्चन में देखिए आपको दिया गया ये आई पीस आपका, इसका फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर है, ये है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, इसका 1.5 है फोकल लेंथ, ठीक है। अब कोई ऑब्जेक्ट रखा गया 2 सेंटीमीटर फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट लेंस है, तो आप मैग्निफिकेशन से भी निकाल सकते हो कितनी डिस्टेंस पे इमेज बनेगा, ठीक है। अगर मैग्निफिकेशन हमको पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कितनी दूरी पर जाएगा आपका इमेज जो बनेगा। तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला ये वाला हम लगाएंगे, m = FE अपान FE + U, ठीक है। तो FE आपको दिया गया है 1.5 अपान, फिर से FE कितना है 1.5, लेकिन अब इमेज कहाँ है, वो आपकी ऑब्जेक्ट जो है तो लेंस से इस तरफ रखिए और रे इस तरफ जाएगी, तो आपका जो मेजरमेंट होता है तो पॉइंट ऑफ एक्शन से लिया जाता है, तो इस तरफ जाओगे तो उल्टा जा रहा हो, इसका मतलब इसको -2 करोगे तो ये माइनस आ जाएगा। तो 1.5 -2 करोगे तो -0.5 आएगा, -0.5 से 1.5 को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा -3, मतलब कि दूसरी तरफ जाएगी इमेज, माइनस आ रहा है इसलिए दूसरी तरफ इमेज जाएगी, और कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर था तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर पे इमेज बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर बनेगी, तो यहाँ आ गया इमेज आपकी। अब ये वाली इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, लेकिन अब ये डिस्टेंस हम कैसे निकालें, तो इसके लिए आपको दिया गया है कि इससे जो आई पीस है आपका, तो वहां से 25 सेंटीमीटर पे इमेज बन रही है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर पे इमेज बन रही है, तो इससे हम लोग निकाल लेंगे, मैग्निफिकेशन से पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रहा होगा, ठीक है। तब 25 सेंटीमीटर बना, तो उससे पता कर सकते हैं। तो F0 आपको कितना दिया गया, ये मैग्निफिकेशन हमको निकालना है, ठीक। तो मैग्निफिकेशन F0 की वैल्यू दिया 6.25 माइनस, अब -25 है, ठीक है। तो यहाँ पे रखो, जब इस तरफ इमेज बनेगा कहीं पे तो माइनस रखो, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा +25 अपान F0 की वैल्यू 6.25, इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 31.25, और इसको जब आप डिवाइड करोगे 6.25 से तो आ जाएगा 5, मतलब 5 टाइम मैग्निफिकेशन हुआ होगा तब ये 25 सेंटीमीटर पे इमेज बना होगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट आपका 5 सेंटीमीटर पे रहा होगा तब इमेज जाके 25 पे बनी होगी, क्योंकि मैग्निफिकेशन 5 आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। सीधे अब आपको यल निकालना है कि इतने इनके बीच के डिस्टेंस कितनी होगी, तो इसको करना है UE + V0। UE आपका 5 सेंटीमीटर, और ये जो आपका इमेज आया था ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बनी थी वो बनी थी 6 सेंटीमीटर पे, तो टोटल हो जाएगा 11 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा डी आपका 11 सेंटीमीटर। इसको आप ऐसे भी लगा सकते थे 1/v - 1/u = 1/f करके, तो वहां से भी इमेज की पोजीशन निकालते, ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकालते, उसके बाद दोनों का ऐड करते तब भी आता, लेकिन वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो। तो इसको आप याद रखो, ये बहुत जगह यूज होगा आपका, ये जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने बताया है ये बहुत जगह यूज होगा। अब देखना है क्वेश्चन नंबर 17, ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ हाफ लाइफ 2 hours emit radiation of intensity which is 64 times the permissible safe level. The minimum time after which it would be possible to work safely with this source is, ठीक है। आपको दिया गया है कितना पहले ये रिलायबल था, ठीक है, 164 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 1/164 = 1/2 t बाई टी हाफ कितना दिया है 2 hours आपको दिया गया था, तो 1/64 को आप लिख सकते हो 1/2 की पावर 6 × 1/2 t की पावर 2, ठीक है। अब ये यहाँ से अगर t निकालोगे तो पावर इक्वल कर दो, तो t/2 = 6 हो जाएगा, तो t = आ जाएगा 12 hours, ठीक है। तो कितना घंटा लगेगा, 12 hours लगेंगे इसको, ठीक है। परमिसिबल सेफ लेवल पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 12 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, फिगर शोज ए इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x एंड y। ये पॉइंट x है, यह y है, यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। पहले क्या करो, इतने पोर्शन को काट कर हटा दो, जिस चीज का रिपीटेशन हो रहा है, तो x और x का रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। ये 1 ओम है, ये 1 ओम है, 1 ओम 1 ओम, तो इसका रिपीटेशन देखो ऐसे हो रहा है, फिर ये भी रिपीट कर रहा है, ये भी रिपीट कर रहा है, ऐसे आगे भी रिपीट हो रहा है। तो पहले क्या करो, सिर्फ एक पार्ट को लेकर बाकी को रिमूव कर दो, ठीक है। तो बाकी को हमने रिमूव कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ क्या बच जाएगा आपका, सीधे यही बचा रह जाएगा, ठीक है। इतना पार्ट बचा रहेगा। तो पहले इसको क्या करो, एक बार शॉर्ट सर्किट कर दो, शॉर्ट सर्किट करके रेजिस्टेंस निकालो। तो जब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर दोगे तो ये रेजिस्टेंस बेकार हो जाएगा, तो सिर्फ आ जाएगा 1 ओम, ठीक है। और फिर बीच में लिखो R, और दूसरी बार क्या लिखोगे, इस शॉर्ट सर्किट को हटा के सीधे जोड़ दो, तो ये 1 ये हो जाएगा 2 ओम। तो इस तरह जब आप करोगे ना, तो जो भी R की वैल्यू आएगी तो इन दोनों के बीच आनी चाहिए। अब आपके ऑप्शन चेक करो, तो पहला ऑप्शन इनफाइनाइट है, दूसरा 3 ओम, सी ऑप्शन दिया इसमें 8.62 ओम, और डी ऑप्शन दिया 1.62। तो 1.62 जो आ रहा है वो 1 और 2 के बीच में, ठीक है। 1 से ज्यादा होगा और 2 से कम होगा। जो भी रेजिस्टेंस आएगा, तो जब आप शॉर्ट सर्किट करोगे तो जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा उससे ज्यादा होगा, उसके बाद शॉर्ट सर्किट हटा के जब डायरेक्ट जोड़ोगे तो उससे कम आएगा। बस ये R इन दोनों के बीच में होगा, तो ऑप्शन डी आप में सही हो जाएगा 1.62। इस क्वेश्चन को मैंने अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट वाले वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, उसमें 2-3 एग्जांपल लिए थे, तो वहां जाके आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ डिटेल बताने का टाइम नहीं है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे।
a coil of wire of resistance 50 ohm is embedded in a block of ice and a potential difference of 210 volt is applied across it. The amount of ice which melt in 1 second is latent heat आपको दिया गया है 80 कैलोरी पर ग्राम। तो इसमें कुछ नहीं करना, लॉस इन एनर्जी इक्वल टू गेन एनर्जी, यही करना है, ठीक है। तो लॉस कौन करेगा, जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस उसको रेजिस्टेंस में वो एनर्जी लॉस करेगा, और मेल्ट कौन होगी, आपकी जो आइस होगी वो मेल्ट करेगी। तो हम माने कि एम मास आइस मेल्ट हो रही है, तो एम इंटू एल, एल की वैल्यू आपको लेटेंट हीट दिया गया है 80, लेकिन यहाँ पे दिया गया है कैलोरी में, तो इसको चेंज करना आपको जूल में, तो 4.2 से मल्टीप्लाई करा लो, ठीक है। 4.2 से मल्टीप्लाई करा लोगे, वी स्क्वायर की वैल्यू 210 इंटू 210 अपान रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे दिया गया है 50 ओम, ठीक है। टाइम पर सेकंड दिया गया था, तो यहाँ से जब आप मास निकालोगे तो निकल के आएगा 2.6 समथिंग आएगा, ठीक है। 2.6 ग्राम के आसपास आएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखना, ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर फॉल्स फ्रॉम द रस्ट थ्रू ए लार्ज हाइट एच इन द एयर, द वेलोसिटी इज, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी आपको बताना है कितना होगा। तो देखिए कोई भी वाटर ड्रॉप जब गिरेगा तो वो एक मैक्सिमम स्पीड अपना अटेंड करेगा, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड कर लेगा, उसके बाद उसको हम बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी अटेंड करने के बाद उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं रहेगा और वो एच से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी, और वो हाइट से इंडिपेंडेंट हो जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा आपको, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ एच, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, पॉइंट चार्जेस Q minus Q, 2Q and Q are placed in order at corners A, B, C and D of square of side 2B. If the field at midpoint of CD is 0, then small q upon capital U is, small q और कैपिटल Q का आपको रेशियो बताना है, ठीक है। अब देखिए ये एक स्क्वायर है जिसका एक साइड है 2B, ठीक है। पॉइंट A, B, C, D, यहाँ पे चार्जर रखे हैं Q माइनस Q, 2Q और यहाँ पे रखा है Q, ठीक है। D पॉइंट पे Q रखा हुआ, तो CD के बीच में एक जो मिड पॉइंट है, ठीक है, जो CD का मिड पॉइंट है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो 0 हो रही है, ठीक है। तो अब चारों चार्जेस के अकॉर्डिंग जो भी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा उसको ऐड करके आप 0 कर दोगे, ठीक है। तो अब देखिए ये आपका प्लस Q, तो प्लस Q क्या आता है, प्लस Q की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उससे चार्ज से दूर जाएगा, ठीक है। तो इस तरफ हो जाएगा 2Q, ये भी प्लस में है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इससे दूर जाएगा, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट आप निकाल लोगे यहाँ से, फिर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरफ आएगा, ठीक है। इसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस तरफ, क्योंकि माइनस चार्ज, तो माइनस चार्ज के टूवर्ड्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका कंपोनेंट आपको करना पड़ेगा। तो एक कॉस कंपोनेंट आएगा और एक यहाँ पे साइन कंपोनेंट आएगा, ठीक है। ये ई बी साइन थीटा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इधर साइन आ जाएगा, और देखिए अब इसका क्या होगा, ये भी प्लस चार्ज है तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड दूर होगा चार्ज से, ठीक है। तो इसका भी कंपोनेंट करोगे तो एक कॉस कंपोनेंट, एक साइन कंपोनेंट, तो ये वाला साइन कंपोनेंट इसके साइन कंपोनेंट से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बाकी इधर जो भी बचेगा या ईबी का कॉस कंपोनेंट, ईए का कॉस कंपोनेंट, और प्लस जो भी ये इसका रिजल्टेंट आएगा, ये 2Q है, ये Q है, ठीक है। तो इसकी वजह से इधर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ होगा, और जो ये प्लस Q है इसकी वजह से उधर होगा। लेकिन अब ये चार्ज ज़्यादा है, प्लस 2Q है, ये Q है, तो जो भी रिजल्टेंट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा। तो बस क्या करना है, जो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो दूसरी तरफ है इसको इक्वल कर देना, वही हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। तो पहले लिख लो आप E इक्वल टू EC, अब EC इधर की तरफ आ रहा है, बाकी सारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दूसरी तरफ है, ठीक है। तो बाकी माइनस कर दोगे इसमें से, इसको घटा दो, ठीक है। लेकिन अब क्या कहा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो E की वैल्यू 0 रखा हमने, तो EC को इस तरफ ले आओ, बाकी सारी चीजें एक तरफ रहने दो। तो EC ED को भी इधर ले आओगे तो माइनस ED हो जाएगा, ठीक है। तो EC माइनस ED करोगे तो वो निकल के आ जाएगा आपका, पहले EC आता 2KQ अपान V स्क्वायर, और EV जो निकल के आता वो आता KQ बाई V स्क्वायर। तो जब हमने माइनस कर लिया तो आ गया KQ अपान V स्क्वायर। अब दूसरी तरफ EV कॉस थीटा प्लस EA कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये थीटा है, तो थीटा क्या होता है, जब आपका कॉस थीटा होता है तो वो होता है परपेंडिकुलर अपान कॉस थीटा होता है अपन वेस अपान हाइपरटेनियस, ठीक है। कॉस थीटा होता है वेस अपान हाइपरटेनियस, वेस है यहाँ पे V, हाइपरटेनियस है यहाँ पे 5B स्क्वायर। 5B स्क्वायर क्यों, क्योंकि इसको स्क्वायर करके इसको स्क्वायर करके रूट में जोड़ोगे तो 2B का स्क्वायर करोगे तो 4B स्क्वायर, और प्लस B स्क्वायर तो रूट ऑफ 5B स्क्वायर हो जाएगा। तो वही हमने किया है, और दोनों की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। तो इसको ऐड कर लिया, अब यहाँ देखो दोनों को इक्वल कर लिया है हमने, तो यहाँ पे V स्क्वायर, तो V स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर V है, ये रूट ऑफ V स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट करोगे तो ये V आ जाएगा, तो V और V कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे। तो देखिए K और K भी कैंसिल हो जाएगा, तो Q इधर रहने दो और ये प्लस Q को नीचे ले आओ, तो Q अपान Q इक्वल टू हो जाएगा 5√5 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। अगेन इसमें कैलकुलेशन बड़ा था, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट जो हमेशा लगता है वही था, ठीक है। कोई ट्रिक, कोई इसमें छोटा सा पॉइंट भी नहीं था इधर उधर का, ठीक। बस ये लेंदी क्वेश्चन है, बस सिर्फ और सिर्फ इसमें टाइम टेकिंग है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट x y z इन स्पेस इज गिवन बाई V इक्वल टू 4x स्क्वायर V। द इलेक्ट्रिक फील्ड E इन वोल्ट पर मीटर एट द पॉइंट
1,0,2 इज। ठीक है, v की वैल्यू आपको दी गई है यहाँ पे 4x² वोल्ट। तो अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो E होता है -dv/dx। ठीक है, तो बस वही करना है, -dv/dx करोगे तो ये हो जाएगा 4 × 2 तो हो जाएगा 8 × x। कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं 1,0,2 दिया गया है। ठीक है, लेकिन x की वैल्यू कितना रखोगे, 1 रखोगे, क्योंकि ये x है, ये y है, ये z है, तो x की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा -8। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड रखना चाहो तो आ जाएगा 8 वोल्ट पर मीटर, और किस डायरेक्शन में होगा, -x डायरेक्शन में। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 8 इन -x डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, 2 स्फेयर्स ए एंड बी हैव डायमीटर इन द रेशियो ऑफ 1/2। ठीक है, डायमीटर d1/d2 का रेशियो 1/2 दिया गया है। डेंसिटीज इन द रेशियो ऑफ 2:1। डेंसिटी ρ1/ρ2 का रेशियो दिया गया आपको 2:1 का। ठीक है, एंड स्पेसिफिक हीट इन द रेशियो 1:3। जो स्पेसिफिक हीट है आपका, स्पेसिफिक S1 S2 मान लो, तो ये आपको दिया गया है 1:3। ठीक है, ये 3 रेशियो आपको दिए गए। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ दियर थर्मल कैपेसिटीज। थर्मल कैपेसिटी का रेशियो आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो थर्मल कैपेसिटी को हम H मान लेते हैं। चलो ठीक है, तो H इक्वल टू होता है MC। ठीक है, H इक्वल टू होता है यहाँ पे M × C। तो H1/H2 या MS कर लो, स्पेसिफिक हीट हो जाएगा MS, ये सही रहेगा क्योंकि S हमने माना है स्पेसिफिक हीट के लिए। तो H1/H2 हो जाएगा M1/M2 S1/S2। लेकिन अब यहाँ पे मास नहीं दिया गया, यहाँ पे डेंसिटी दिया गया, तो क्या करोगे, मास के लिए डेंसिटी दिया गया है तो अब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दो तो मास आ जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम आपको करना है, तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई R1 का क्यूब इंटू डेंसिटी ρ1 अपान 4/3 पाई R2 का क्यूब इंटू ρ2 और S1/S2। देखो 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, R1 का क्यूब R2 का क्यूब। ठीक है, तो R1/R2 का क्यूब करना है। R1/R2 या D1/D2 सेम ही होता है, तो रखोगे तो ये हो जाएगा क्यूब। ρ1/ρ2 की वैल्यू आपको दी गई यहाँ पे 2:1। S1/S2 की वैल्यू दी गई 1/3। इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 1/8। 2 से कैंसिल करोगे आ जाएगा 1/4, और फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कराओ तो 1:12। ये आ जाएगा ऑप्शन बी। Next question number 24. In the PV diagram shows in the figure ABC is a semicircle. The work done in the process ABC is। वर्क डन बताना। देखिए पीवी ग्राफ में वर्क डन क्या होता है, जो पीवी ग्राफ का एरिया होता है वही आपको वर्क डन देता है, लेकिन पीवी ग्राफ का एरिया निकालना होता है वो भी वॉल्यूम एक्सिस पे। ठीक है, वॉल्यूम एक्सिस पे हमको एरिया चाहिए। ठीक है, तो ये सेमी सर्किल है, तो सर्किल का सरफेस एरिया क्या होता है, πr² होता है, लेकिन अब सेमी सर्किल है तो सीधे हो जाएगा πr²/2। ठीक है, आर हम कैसे निकालेंगे, देखो इसका रेडियस कहाँ से यहाँ तक होगा, तो देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 - 1 करोगे तो 1 आएगा, तो इसका रेडियस आएगा 1। तो r² की जगह जब 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये आ जाएगा सीधे π/2। ठीक है, π/2 एटम लीटर। वर्डन किस में पूछा था, एटम लीटर में पूछा था, तो क्या आ जाएगा π/2। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के बहुत क्वेश्चन पूछेंगे ग्राफ वाले। पीवी ग्राफ पे तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए आपके एग्जाम में, पहले भी पूछे गए और आगे भी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये स्फीयर एंड ये क्यूब ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम टोटल सरफेस एरिया आर प्लेस्ड इन द सेम इवैक्यूएटेड स्पेस टर्न बाय टर्न आफ्टर दे आर हीटेड टू द सेम टेम्परेचर। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ इनिशियल रेट ऑफ कूलिंग इन द इनक्लोजर। ठीक है, इनिशियल रेट ऑफ कूलिंग आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए हीट लॉस का जो फार्मूला होता है dQ/dt इक्वल टू सिग्मा ए T⁴ माइनस TS⁴। TS ये सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है, लेकिन अब इसी को अगर हम चेंज किया जाए फॉल इन टेम्परेचर, ये है फॉल इन हीट है। ठीक है, तो dQ जो हीट होता है, तो हीट इक्वल टू क्या होता है MS इंटू डेल्टा टी। हमने डेल्टा टी को डेल्टा थीटा माना हुआ, ये डेल्टा थीटा है। ठीक है, तो dQ/dt करोगे तो डेल्टा θ/d भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर इसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा dQ/dt अपान MS। तो वही हमने किया, यहाँ पे dθ/dt लिखा है इसकी जगह पे, और इंटू MS किया। ठीक है, इंटू MS करोगे तो यहाँ से MS नीचे चला जाएगा, तो सिग्मा A अपान MS हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी ये फॉल इन टेम्परेचर होगा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A अपान M के, क्योंकि सिग्मा भी कांस्टेंट रहेगा और ये स्पेसिफिक हीट भी कांस्टेंट रहेगी, सेम मटेरियल रहेगा तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो A/M रहेगा। अब इसमें कहा गया था कि सरफेस एरिया दोनों का सेम है, क्यूब का और जो भी स्फीयर था उसका सरफेस एरिया सेम है, तो हमने एरिया दोनों का सेम किया। तो ये हो जाएगा AC, मतलब क्यूब का सरफेस एरिया, और ये हो जाएगा स्फीयर का। तो क्यूब का क्या हो जाएगा 6A²। एक सरफेस का एरिया जो होता है A² होता है, लेकिन 6 सरफेस होते हैं टोटल क्यूब में, तो 6A² हो जाएगा। स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। ठीक,
अब हमको देखना है, देखिए अब ये जो भी हीट लॉस हो रहा है, ठीक है, पहले में और दूसरे में, ठीक है, तो स्फीयर और क्यूब का हमको देखना है एक साथ, ठीक है, स्फीयर का और क्यूब का। तो हमने 1/2 लिख दिया, ठीक है, dq/dt बार बार नहीं लिखा है तो 1/2 लिख दिया, ठीक है। ये स्फीयर हो गया पहला, दूसरा हो गया क्यूब। तो ये क्या अब किसके प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया बाई मास के, ठीक है। सरफेस एरिया होगा स्फीयर का 4πr² अपान मास। मास आपको नहीं दिया तो हमने क्या किया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर दिया, ठीक है। मटेरियल सेम है तो डेंसिटी दोनों की सेम ही होगी, तो 4/3πr³ हो गया स्फीयर का आपका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर दिया। और जो आपका क्यूब होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा 6a², ये हो गया सरफेस एरिया, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा a³ इंटू डेंसिटी कर दिया। अब देखो डेंसिटी और डेंसिटी आप जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, यहाँ पे a² को a³ से जब कैंसिल करो तो यहाँ पे a बचा रह जाएगा, r² को r³ को कैंसिल करोगे तो r यहाँ पे बचा रह जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 6 ऊपर जाएगा 3 नीचे है, तो 3 से जब 6 को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू जो भी निकल के आएगी वो आ जाएगा a/r 1/2। 1/2 को हम एज इट इज रहने देंगे। a/r की वैल्यू क्या आया था हमारे पास, √2π/3, तो 2π/3 √2π/3 रखेंगे तो 2 को जब इन साइड मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 4 होगा, अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 से 2 को डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा π/6। तो ये आ जाएगा √π/6:1। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 25। यहीं पे आपसे सिर्फ और सिर्फ हीट लॉस पूछ लिया होता तो मास से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया होता, सरफेस एरिया सेम है तो दोनों में हीट लॉस इक्वल होता, ठीक है। कोई क्वेश्चन में पहले ही बता दिया सरफेस एरिया सेम है। तो इसमें ट्विस्ट क्या किया, अब जब ये मैंने पढ़ाया था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, वहां पे जब बताया तो सारी चीजें एक एक करके हमने डिस्कस किया था। अब ये इतना टाइम यहाँ पे है नहीं कि हम सारी एक एक चीजें बता पाए आपको, तो जितना बता सकते हैं आपको बता रहे हैं, ठीक है। वैसे भी वीडियो लंबी होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर टू साउंड वेव ए एंड वी आर शोन इन द फिगर, देन द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटीज IA/IB इज इक्वल टू, ठीक है, ये ग्राफ आपको दिखाया जाए, ठीक है। तो जब डिफरेंट सोर्सेज होते हैं तो जब इंटेंसिटी का रेशियो होता है या इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अगर सोर्स सेम होता तो फ्रीक्वेंसी सेम सोर्स है तो सेम फ्रीक्वेंसी होती, तो ये एफ हट जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a² हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले का एम्पलीट्यूड कितना है 1 है, ठीक है, दूसरे का एम्पलीट्यूड 2 है, 2 के बराबर है। फ्रीक्वेंसी देखो जो b की फ्रीक्वेंसी वो 2 है, ठीक है, देखिए 2 फ्रीक्वेंसी इसकी हो रही और a की फ्रीक्वेंसी 1 है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का रेशियो कितना आ जाएगा a/2 मतलब 1/2, तो इसका स्क्वायर करो इंटू एम्पलीट्यूड का रेशियो, तो पहले का एम्पलीट्यूड 2 है और दूसरे का 1 है, तो ये करोगे आप a/b करना है तो 1/2 करोगे, ठीक है, ये जाएगा 2/1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 1:1, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं करना था, जब सेम सोर्स होता है तो फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है, तो सिर्फ इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर हो जाता है, जो आपको पता है, बहुत बार आपने देखा होगा। लेकिन यहाँ पे सेम सोर्स नहीं है इसलिए फ्रीक्वेंसी भी कंसीडर की जाएगी। तो FA/FB 1/2 आ गया और AA/AB आ गया। देखो ए का क्या है एम्पलीट्यूड 1 है और बी का सॉरी ये बी का एम्पलीट्यूड 1 है, ए का 2 है, तो ए का हमने 2 रखा, बी का 1 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 4:1, 1:4 कैंसिल करोगे 1:1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स ऑन यूनिफॉर्म मेटल रिंग हुज सेंटर इज सी, द एंगल ACB इज इक्वल टू थीटा। ए एंड बी आर द मेंटेन एट 2 डिफरेंट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। द रेट ऑफ टोटल हीट लॉस फ्लो फ्रॉम A टू B इज 1.2 वाट व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिस रेट विल बी, ठीक है। एक बार कह रहा है कि ये दोनों पॉइंट 180 डिग्री पे आमने सामने है, ये C पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हीट लॉस कितना हो रहा है 1.2 वाट का, ठीक है। तो बाद में कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स को अगर 90 डिग्री पे रख दिया जाए, ठीक है, ये कोई डिफरेंट टेम्परेचर पे फिक्स है ए और बी पॉइंट जो है, तो इनमें हीट फ्लो कितना होगा, ठीक है। तो dQ/dt क्या होता था आपका KA T1 - T2 L होता था, ठीक है। तो अगर R देखें तो R क्या होता था ρL/A होता है, ठीक है, ρL/A होता है। तो रो को अगर रो होता है रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी क्या है तो नीचे आ जाएगा, तो L/KA हो जाएगा। तो KA/L की जगह 1/R लिख सकते हो, R की जगह L/KA, तो 1/R की जगह KA/L। तो वही हमने किया यहाँ पे, ये सीधे हो जाएगा dQ/dt इक्वल टू T1 - T2/R हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहले दिया था आपको 1.2 वाट, ठीक है, T1 - T2, इसको सीधे लिख दो डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा T/R। R की वैल्यू कितनी आएगी, अब इसको R मान लो कि टोटल रेजिस्टेंस इसका R था, तो ऊपर कितना हो जाएगा R/2, नीचे भी हो जाएगा R/2। जब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, इक्वल हाफ में डिवाइड होगा जब 180 डिग्री इसको डिवाइड करोगे, तो ये जब दोनों पैरेलल में होंगे तो ये हो जाएगा R/2 का पैरेलल रेजिस्टेंस हो जाएगा R/4। तो ये टोटल हो जाएगा R/4। तो यहाँ से डेल्टा टी की वैल्यू जब निकालने जाओगे तो 1.2 R/4 का वहाँ मल्टीप्लाई कराओ तो 0.3R, ये आ गया डेल्टा टी की वैल्यू।
अब हमको यहाँ देखना है, तो फिर यहाँ भी वही करो, ठीक है। यहाँ हमको पावर लॉस तो निकालना है, तो पावर लॉस वही रहने देंगे, डेल्टा टी अपान आर, ठीक है। अपान आर ही तो करते थे, T1 माइनस T अपान आर, आर यहाँ पे निकलेगा। अब देखो टोटल आर था, तो R/4 यहाँ हो जाएगा 3R/4, क्योंकि 1/4 हिस्सा ये है ना, और ये 3/4 हिस्सा है, तो ये 3R/4 इधर हो जाएगा, R/4 इधर। इसको जब पैरेलल में करके जोड़ोगे R1 R2 अपान R1 प्लस R2 निकालोगे तो आ जाएगा 3R/16। तो यहाँ रखोगे आप 3R/16, 16 चला जाएगा ऊपर। डेल्टा टी की वैल्यू आपने निकाला था 0.3R, नीचे 3R, ये हो जाएगा 16, R से R कैंसिल, 0.3 10 टाइम्स जाएगा तो 3 हो जाएगा, 10 से इसको कैंसिल करोगे 1.6 आ जाएगा। पावर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.6 वाट, ठीक है। ऐसे निकालना, बस ये सिंपल सा फार्मूला था इसमें, जो आपको पैरेलल में रेजिस्टेंस निकालना आना चाहिए, और ये दोनों को कंबाइन करके बनाया गया था क्वेश्चन, ठीक है। हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को कंबाइन करके क्वेश्चन बनाया गया था। Next question number 29 है, the displacement of a particle in meter from its mean position is given by the equation y is equal to 0.2 cos square pi t by 2 minus sin square pi 2 by 2. The motion of the above particle is, motion आपको बताना है कि क्या होगा, ठीक है। अगर इसको देखा जाए तो ये सिंपल फॉर्म में अगर लिखोगे तो ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको आप लिख सकते हो cos 2 थीटा। तो cos 2 करोगे, थीटा की जगह आपको पाई टू टी बाई टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos पाई टी, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड 0.2। अब यहाँ पे अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है तो ये क्या, ये ओमेगा टी लिखा जाता है। यहाँ पे ओमेगा की जगह क्या लिखा है, पाई, तो ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी, ठीक है। ओमेगा की जगह यहाँ पे पाई दिया है, टी इधर लाओ, 2 पाई बाई ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा की जगह रखोगे पाई, पाई कैंसिल हो जाएगा, टी आ जाएगा 2 सेकंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड 0.2 मीटर एंड टाइम पीरियड 2 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट 11 किलोमीटर पर सेकंड। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम a planet having twice the radius and same mean density at the earth is, ठीक है। तो देखिए अब डेंसिटी के फॉर्म में अगर एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला देखा है तो पहले आप देखोगे मास के फॉर्म में, तो 2g me अपान r ये होता है एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम दी अर्थ। लेकिन मास के फॉर्म में अगर डेंसिटी के फॉर्म में इसको चेंज करोगे तो 2g ऐसे रहने दो, m को लिखोगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। पाई r क्यूब इंटू डेंसिटी करोगे अपान आर ई करोगे, तो आर ई क्यूब है, तो ये इसको कैंसिल करोगे तो आर स्क्वायर बच जाएगा। और यहाँ क्या डेंसिटी क्या कहा है, सेम है दोनों का, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r हो जाएगा। आर स्क्वायर रूट क्या होगा, तो रूट के जो बाहर निकालोगे तो हो जाएगा r, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। तो यहाँ पे कहा गया है कि उस प्लेनेट का आपको बताना है इसके वेलोसिटी जहाँ पे उसका रेडियस ट्वाइस है, तो रेडियस ट्वाइस होगा तो इसके वेलोसिटी भी ट्वाइस हो जाएगी। तो 11 अर्थ पे है तो उस प्लेनेट पे क्या हो जाएगा 22 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। बस इतना सा काम था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ सुपर डेंस मटेरियल हैज ए मास 2 × 10⁻24 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ सुपर डेंस मटेरियल हैज मास 2 × 10⁻24 kg। इट इज एट ए हाइट h, h जो है वो r से काफी कम है। इट फॉल टूवर्ड्स द अर्थ, फाइंड द स्पीड व्हेन इट इज एट ए हाइट h/2, ठीक है। h/2 हाइट पे बताया, इस पे स्पीड पूछा गया, ठीक है। अब इसका मास जो आपको दिया गया वो दिया गया 2 × 10⁻24, तो जो कि अर्थ के मास से 1/3 है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अर्थ का मास होता है 12 × 10⁻24, ठीक है। तो जो भी m आएगा वो होगा m/3, तो m2 की वैल्यू आ जाएगी m/3। तो पहले यहाँ पे लगाओ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। तो m1 v1 = m2 v2 करोगे तो यहाँ से v1 की जो भी वैल्यू निकल के आ जाएगी वो हो जाएगी v2/3, ठीक, क्योंकि m2 क्या था m/3 हो गया, ठीक है। अब v2 आपको पता ही था, तो क्या हो जाएगा v1 क्या हो जाएगा v2/3 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, फिर से एनर्जी बैलेंस करना है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1² प्लस हाफ m2v2²। m2 की वैल्यू आपने निकाला m/3, तो ये हो जाएगा m/3 इंटू v2² इक्वल टू mgs, ठीक है। तो उस पार्टिकल का मास कितना है, अर्थ का 1/3 है, तो ये हो जाएगा m/3 इंटू g इंटू h कितना था h/2 पे आपसे पूछा गया। तो यहाँ से जब v2 निकालोगे तो ये आ जाएगा √3gh/4, तो यहाँ से ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बस इसमें ही अगेन इसमें कैलकुलेशन ही था, बाकी कुछ नहीं है, ना कोई खास कॉन्सेप्ट यूज हुआ इसमें कुछ बताया जाए, इसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज r = 3i + 4j मीटर एंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा = j + 2k रेडियन पर सेकंड, देन इट्स लीनियर वेलोसिटी इज, लीनियर वेलोसिटी v होता है ओमेगा क्रॉस r। बस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है।
तो देखो जे क्रॉस आई करोगे तो आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है, लेकिन जे क्रॉस आई होगा तो माइनस के होगा, तो हो जाएगा -3k। ठीक है, अब जे क्रॉस यहाँ पे क्या करना है, जे क्रॉस जे हो जाता है 0, तो +0 हो जाएगा। अब फिर यहाँ आओ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 2k है और आई है, तो आई क्रॉस के क्या होता था -j, लेकिन k क्रॉस आई है, k क्रॉस आई हो जाएगा j, तो 2 इंटू 3 है तो ये हो जाएगा 6 इंटू j। ठीक है, अब k का फिर j से करना है, तो j का जब k से करते हैं तो होता है i, लेकिन k का जब j से करेंगे तो -i हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -8i। ठीक है, तो माइनस अगर बाहर इसमें कॉमन लिया जाए तो ये हो जाएगा 8i -6j + 3k। ठीक है, ऑप्शन सही हो जाएगा पहला, यहाँ पे माइनस ऑफ फिर ब्रैकेट के अंदर 8i -6j + 3k। क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको क्लॉक वाइज चलना है। आई क्रॉस जे करोगे तो क्या आएगा, के क्रॉस आई करोगे तो जे आएगा, और जे क्रॉस के करोगे तो आई आएगा, लेकिन यहाँ पे क्लॉक वाइज ही चलना है, बस ये ध्यान रखना। अगर उल्टा जाना पड़ रहा है तो जो भी आ रहा है उसका निगेटिव कर दोगे बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, द रोप शोन इन द फिगर इज वाउंड अराउंड ए यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ मास 4 kg अबाउट द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। इफ द सिलेंडर रोल्स विदाउट स्लिपिंग देन द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है, रोलिंग मोशन हो रहा है, कोई स्लिपिंग नहीं हो रही यहाँ पे, बस इसमें क्या करना है, टॉर्क को बैलेंस करना है। ठीक है, टॉर्क को हम लोग को बैलेंस करना है, तो टॉर्क इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो टॉर्क इक्वल टू R क्रॉस F होता है। ठीक है, तो टॉर्क इक्वल टू R क्रॉस F, R कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा 2R, और F कितना है 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इक्वल टू, अब टॉर्क इक्वल टू और क्या होता है, आई अल्फा भी होता है, तो यहाँ क्या रखोगे आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेंडर का क्या होगा, उसके एक्सिस के थ्रू 3/2 mr², आई इंटू अल्फा, तो A इक्वल टू होता है R अल्फा, लेकिन अब A इक्वल टू R अल्फा होता है तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा A/R, तो यहाँ पे रख दोगे आप A/R, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल करो, R से R कैंसिल, इधर एक R है इधर भी R है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे M दिया था आपको 4 kg। ठीक है, अब चाहिए क्या आपको, A चाहिए तो A को एक तरफ ले आओ, बाकी सारी चीजें एक तरफ ले आओ, इधर क्या बचेगा आपका 40 हो जाएगा और A आ जाएगा दूसरी तरफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 40 इंटू 2/3, और आपका मास दिया था 4 kg, 4 10 जा 40, ये हो जाएगा 10 इंटू 2, ये हो जाएगा 20/3, तो ये 6 के अबाउट आएगा, 6.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा आपका लीनियर एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 34, ए स्क्वायर ऑफ साइड ए इज कट फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ साइड 2a as shown in the figure. Mass of the square with a hole is m, then its moment of inertia about an axis passes through its center of mass and perpendicular its plane will be. ठीक है, यहाँ पे एक स्क्वायर था 2a साइड का, तो उसका a साइड बीच में से निकाल लिया गया। ठीक है, कोई a साइड का स्क्वायर बीच से निकाल लिया गया है, तब इसका मास जो बच रहा है वो m बच रहा है। ठीक है, तो अब देखिए जो भी स्क्वायर होता है तो उसका मास उसके सरफेस एरिया के फॉर्म में डिवाइड होता है। ठीक है, तो m होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, तो पहले कितना इसका सरफेस एरिया रहा होगा 4a स्क्वायर रहा होगा, बाद में a स्क्वायर जब निकाल लोगे तो क्या रह जाएगा 3a स्क्वायर, तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3a स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इसका जो स्क्वायर आपने काट के निकाला है तो इसका एरिया कितना है, a स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका एरिया a स्क्वायर है, तो इसका मास कितना हो जाएगा m/3, तो जो भी m डैश जो आपने काट के निकाला है उसका मास आ जाएगा m/3, और मास निकालने के बाद m बच रहा था। ठीक है, मास निकालने के बाद m बच रहा था, तो पहले कितना रहा होगा m + m/3, तो ये हो जाएगा 4m/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनिशियल मास 4m/3 रहा होगा, बाद में m/3 यहाँ से काट के निकाल लिया गया है। ठीक, अब हम लगाते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये होता है 1/6 ma²। ठीक है, किसी भी स्क्वायर के लिए फार्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो यहाँ पे अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालने का पहले 1/6 करेंगे, m पहले कितना था 4m/3, a था 2a, तो हो जाएगा 4a² माइनस 1/6, दूसरा जो हमने काट के निकाला है उसका मास हो जाएगा m/3, और उसका एरिया कितना हो जाएगा a²। ठीक है, अब यह इसमें क्या करना है 6 × 3 18, तो 18 हो जाएगा यहाँ पे LCM, ऊपर हो जाएगा 16a² माइनस a², कॉमन हो जाएगा यहाँ पे m, तो ये हो जाएगा 15m²। ठीक है, 15ma²। ठीक है, अपॉन 18, तो इसको जो आप सॉल्व करोगे तो ये 3 से कैंसिल करो तो ये 5 टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा, तो 5/6 ma²। ठीक है, 5/6 ma² यहाँ पे आ जाएगा आंसर आपका लास्ट ऑप्शन।
Question number 35. Assuming that potential energy of spring is zero when it is stretched by x naught by 2, its potential energy when it is compressed by x naught. ठीक है, तो बस इसमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना है. डेल्टा यू इक्वल टू हो जाएगा 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस ऑफ 1/2 के एक्स नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर. ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है. ये आ जाएगा -3 के एक्स नॉट स्क्वायर बाई 8. ठीक है, ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा आपका पहला. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है. टू सॉलिड्स बॉल ए एंड बी whose mass are 200 gram and 400 gram respectively are moving in mutually opposite direction. If the velocity a is 0.3 meter per second and both the ball come to rest after collision, then the velocity of the ball v. ठीक है, कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जा रही है. तो मोमेंटम सेम होगा और इक्वल एंड अपोजिट होगा, तो दोनों का मोमेंटम अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा जीरो. ठीक है, तो m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू जीरो होना चाहिए. m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू जीरो. m1 दिया 200 ग्राम, तो इसको 0.2 रख दो. और v1 यहाँ पे दिया था आपको 0.3, तो इसको 0.3 रखो. m2 दिया गया 400 ग्राम, 0.4 रखो. v2 आपको निकालना है. इस तरफ ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर जीरो है. तो ये करोगे तो ये हो जाएगा 0.0.3, तो ये हो जाएगा 0.06 इक्वल टू माइनस ऑफ 0.4 इंटू v2. ठीक है, v2 आपको निकालना है. v2 आ जाएगा 0.06 अपॉन 0.4. ठीक है, पॉइंट हटाओगे यहाँ पे 2 बचेगा. ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ 0.15. जो 0.15 है 1.5 नहीं है. ठीक है, तो आ जाएगा माइनस ऑफ 0.15 सॉरी. करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37. ए पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम मूव इन ए पोटेंशियल वॉल गिवन बाई. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है आपका. यहाँ पे पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम मूव्स इन ए पोटेंशियल वॉल गिवन बाई u इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 400 जूल. फाइंड इट एक्सेलरेशन एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम इक्विलिब्रियम इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. का फोर्स होता है F इक्वल टू माइनस du बाई dx. ठीक है, तो इसको du बाई dx करोगे तो ये हो जाएगा आपका 16x. माइनस है तो माइनस करोगे, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 4. ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम पे देखा जाए तो माइनस 16x प्लस 4 इक्वल टू 0 करोगे तो x आ जाएगा 1/4 दैट इज 25 सेंटीमीटर. ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन चाहिए. तो एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन मास. तो फोर्स कितना हो जाएगा आपका 4 माइनस 16x अपॉन m की वैल्यू 0.1 kg रखोगे. 100 ग्राम दिया तो 0.1 kg रखो. लेकिन x की वैल्यू क्या रखी जाए, तो देखिए 25 सेंटीमीटर पर तो इक्विलिब्रियम पे ही पहुंचता है, लेकिन उसके आगे भी पूछ रहा है कि जब डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर और कवर करेगा तब एक्सेलरेशन कितना होगा. ठीक है, तो 25 में 25 और ऐड करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 50 सेंटीमीटर दैट इज 0.5. तो हो जाएगा 4 माइनस 16 इंटू 0.5 बाई 0.1. 0.5 मतलब आधा, तो 16 का आधा कितना हो जाएगा 8. तो ये 4 माइनस 8 करोगे तो ये कितना हो जाएगा -4. -4 अपॉन 0.1 है तो पॉइंट हटाओगे तो ऊपर हो जाएगा 40. तो यह आ जाएगा -40 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर होगा यहाँ पे, -40 पर मीटर सेकंड स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है. इन द फिगर शोन द कैपेसिटी ऑफ द कंडेंसर C इज 2 माइक्रोफैरड. द करंट इन द 2 ओम रजिस्टर. तो यहाँ पे 2 ओम रजिस्टर में आपको करंट बताना है, इसकी कैपेसिटी 2 माइक्रोफैरड. लेकिन लॉन्ग टाइम बाद कैपेसिटर क्या होता है, जब फुल्ली चार्ज होता है तो ये ओपन सर्किट की तरह काम करता है. तो जो कैपेसिटर होगा ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, तो ये वाला पूरा जो ब्रांच है ये बेकार जाएगी. ठीक है, अब यहाँ पे इसमें आपको देखना है. तो पहले आप टोटल करंट निकालना हो तो करंट क्या होता है V/R. तो V है 6 वोल्ट, R निकालना है, ये 2.8 है. ये दोनों आपस में पैरेलल में है, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 करोगे तो 3 इंटू 2 ये हो जाएगा 6 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा 1.2. 1.2 को 2.8 में ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 4. तो ये हो जाएगा V/R मतलब 6/4, तो ये हो जाएगा 1.5 एम्पियर. टोटल करंट कितनी आ गई 1.5 एम्पियर. 2 ओम में आपको करंट चाहिए, तो करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा I/R2 अपॉन R1 प्लस R2. टोटल करंट इंटू उसके अपोजिट में जो रेजिस्टेंस है अपॉन R1 प्लस R2. I है 1.5, R2 की वैल्यू है 3, R1 प्लस R2 ये हो जाएगा 5. 5 3 जा 0.3 करोगे यहाँ पे, और 0.3 इंटू 3 हो जाएगा 0.9. ठीक है, तो कितनी करंट जाएगी इसमें 0.9 एम्पियर. इलेक्ट्रिकल सर्किट हमने खूब डिटेल में पढ़ाया था, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके. इसमें कुछ नहीं, बस एक लाइन का क्वेश्चन है, सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन है.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है ए पीएन जंक्शन डायोड कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 4.5 वोल्ट एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 1000 ओम. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट इफ पोटेंशियल वेरियर इन द डायोड इज 0.5 वोल्ट. 0.5 वोल्ट वेरियर है, ठीक है. तो वेरियर पोटेंशियल को जो भी एक्सटर्नल बैटरी लगाई जाती है उससे माइनस कर दिया जाता है. तो 4.5 वोल्ट एक्सटर्नल बैटरी है तो उसमें माइनस 0.5 करोगे तो 4 वोल्ट आ जाएगा. आपको करंट चाहिए तो करंट क्या होना चाहिए, वी बाई आर. तो वी कितना बचा आपका 4 वोल्ट बचा, आर आपका है 1000. तो 4/1000 करोगे तो आ जाएगा 4 मिली एम्पियर. इसमें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, बस ये आप ओरली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पे आ जाएगा 4 मिली एम्पियर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गेट का है. द करंट डायग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40. द सर्किट डायग्राम शोन ए लॉजिक कॉम्बिनेशन विद द आउटपुट x, y and z given for input p, q, r and s. When the input p and r at 0 and input q and s at 1, the output x, y and z. आपको कहा गया p और r का इनपुट 0 है और q और s का इनपुट 1 है. तो p और r का इनपुट 0 है, q और s का इनपुट 1 है. अब देखना है आपको. तो यहाँ पर तो सिंपल ऐसे लिख दिया गया है गेट. मैंने गेट के सिंबल ही बना दिए. एंड गेट का सिंबल ये होता है. तो एंड में क्या होता है, p डॉट q होता है. तो 1 डॉट 0 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, मतलब x इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है. x आउटपुट क्या आ जाएगा 0. अब जो भी नॉर गेट होता है, ये आपका नॉर गेट है. तो नॉर गेट में क्या होता है, आर प्लस एस का नॉट किया जाता है. तो आर प्लस एस मतलब 0 + 1 करोगे तो 1 आएगा, उसका नॉट करोगे तो आ जाएगा 0. अब यहाँ पे नॉट गेट में जब 0 इनपुट करोगे तो जो भी इनपुट करोगे उसका अपोजिट मिलेगा. तो 0 इनपुट देना तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा. तो y की वैल्यू आ गई 1. अब अगेन यहाँ पे नॉर गेट लगाया गया है, ठीक है. तो अब इसमें क्या करना है, x + y का नॉट होगा. तो x 0 है, y 1 है. तो 1 + 0 1 आएगा, उसका नॉट लोगे तो अगेन आ जाएगा 0. तो यहाँ पे x आ गया 0, y आ गया 1 और z आ गया आपका 0. तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी. x = 0, y = 1, z = 0. लॉजिक गेट मैंने डिटेल में पढ़ाया था, आप वीडियो देख सकते हैं. उसमें बहुत अच्छे से समझाया था मैंने. क्रॉस भी कराया था, कैसे कैसे क्या क्या क्रॉस कर सकते हो, सारी चीजें वहां पे बताई गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 41 है. ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r इज चार्ज यूनिफॉर्मली at what distance from its surface is the electrostatic potential half of the potential at the center. ठीक है. आउटसाइड वो पॉइंट बताना है जिसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होगा वो हाफ ऑफ द सेंटर के बराबर होता है. आउटसाइड का जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वो होता है KQ/R + H. R हो जाएगा उस स्फीयर का रेडियस और H हो जाएगी सरफेस से डिस्टेंस जो भी होगी 1/2. अब सेंटर पे क्या होता है, सेंटर पे होता है 3/2 KQ/R. ठीक है. बस इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा. जो कैंसिल हो रहा है KQ और KQ कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पे इसको कैंसिल कर लो. यहाँ पे हो जाएगा 4R/3 एक तरफ आ जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा. तो 4R/3 = R + H. यहाँ से H जब कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा R/3. अगेन एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है 42. ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज थ्रोन फ्रॉम ए पॉइंट इन स्पेस वेयर यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट. देन द पार्टिकल. अब इसमें 3 ऑप्शन आपको बताएंगे क्या क्या हो सकता है. पहला है मे फॉलो ए स्ट्रेट लाइन, दूसरा है मे फॉलो ए सर्कुलर पाथ, तीसरा है मे फॉलो ए पैराबोलिक पाथ. तो देखिए जब भी आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तब वो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा. ठीक है. तब मस्ट बी इन स्ट्रेट लाइन मोशन, तब मस्ट हो जाएगा कि स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा. और जब दोनों में डिफरेंस होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होगा और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, जब दोनों में डिफरेंस होगा तो वो पार्टिकल पैराबोलिक पाथ में मूव करेगा. सर्कुलर पाथ में मूव करने का कोई चांस नहीं, इसलिए दूसरा जो भी आपको कहा गया है कि मे फॉलो या सर्कुलर पाथ, तो ये गलत हो जाएगा. बाकी 2 चीजें सही है. तो इसमें ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा. 1 और 3 आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है. इन ए पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट शोन इन द फिगर द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ ए पोटेंशियल मीटर difference across x y point is found to be 45.5 cm. Then the balancing length for potential difference across y and z. आपको बैलेंसिंग लेंथ दिया गया है, x और y के बीच में दिया गया, y और z के बीच में पूछा गया. तो अगर देखा जाए तो V1/V2 = होता है R1/R2 और ये R1/R2 किसके बराबर होता है, बैलेंसिंग लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब L1/L2 होगा. ठीक है. R1/R2, R1 कितना है 5 ओम है, R2 कितना है 4 ओम है. बैलेंसिंग लेंथ L1 कितनी थी 45.5. L2 आपको निकालना है. L2 आप बड़े आराम से यहाँ से कैलकुलेट करते हैं. L2 इस तरफ ले आओ और इसको बाकी सारा इस तरफ ले आओ. तो ये हो जाएगा 45.5 × 4/5.
तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 36.40 सेंटीमीटर। बस ये आपको याद रखना है V1 अपान R1, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है IR होता है। करंट इस सर्किट में सेम होगी, ठीक है, इस जो भी ब्रांच में इस ब्रांच में करंट जाएगी वो सेम होगी, ठीक है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा, और R जो भी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ होता है, ठीक है। तो बस यहाँ से आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, टू चार्ज पार्टिकल M and N आर प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन M and N रेस्पेक्टिवली। अब देखिए ये कोई मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोजेक्ट किया गया है, दो चार्ज हैं यहाँ पे। तो अब देखिए इसमें ऑप्शन दिया गया है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा, या ड्यूटॉन प्रोटॉन होगा, या ड्यूटॉन इलेक्ट्रॉन होगा, या प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल होंगे, ठीक है। MN अब रेस्पेक्टिवली इसमें कहा गया, तो MN आपको बताना है क्या क्या होंगे। देखिए अगेन इसमें फार्मूला होता है, जो भी रेडियस का फार्मूला आता है R इक्वल टू MB अपान QB। तो बाकी सारी चीजें सेम है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो भी R आपका रेडियस होगा, इस आर्क का जो आर्क बनना है इसका जो रेडियस होगा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M होगा, ठीक है। अब चार्ज दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर अपोजिट चार्ज होगा, जैसे पहले ऑप्शन में दिया गया है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव चार्ज का है तो उसका पाथ दूसरा होगा, ठीक है, वो पॉजिटिव की तरफ नहीं जाएगा, वो सीधे अपोजिट पाथ की तरफ मूव करेगा। तो ये तो हो नहीं सकता। अब ड्यूट्रॉन, अब देखिए जिसका आर्क ज्यादा होगा, मतलब जिसकी रेडियस ज्यादा आ रही है, तो उसका मास भी ज्यादा होना चाहिए। तो दूसरे ऑप्शन में दिया ड्यूट्रॉन प्रोटॉन, तो देखिए N का यहाँ पे आर्क ज्यादा है तो N का मास ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ड्यूट्रॉन का मास ज्यादा है, प्रोटॉन का कम है, तो ये हो नहीं सकता। सी ऑप्शन में ड्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तो फिर से यहाँ पे अपोजिट चार्ज आ गए, तो ये भी नहीं हो सकता। अब सीधा डी ऑप्शन पे आओ, तो आपका जो M कह रहा है उसको प्रोटॉन बता रहा है, और अल्फा पार्टिकल कह रहा है N के लिए। तो N का आर्क ज्यादा आ रहा है, रेडियस ज्यादा आ रही है, उसका मास भी ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है प्रोटॉन से अल्फा पार्टिकल का मास ज्यादा होता है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और ये एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 45, द एवरेज रेडियस ऑफ टोरॉइड मेड आउट ऑफ ए नॉन मैग्नेटिक मटेरियल इज 0.1 मीटर एंड इट हैज ए 500 टन्स। इफ इट कैरी ए 0.5 एम्पियर करंट, देन द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड along इट्स सर्कुलर एक्सिस इन टेस्ला विल बी। ठीक है, आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो मैग्नेटिक फील्ड इन टोरॉइड का फार्मूला होता है V इक्वल टू म्यू नॉट NI अपान 2πr। सारी वैल्यूज आपको दी गई हैं, बस आपको रखते जाना है। तो म्यू नॉट की वैल्यू मैं बता देता हूँ, 4π इंटू 10⁻⁻7 होता है। N दिया आपको 500 इंटू आपको I दिया था 0.5, ठीक है, बाई 2π, और R की वैल्यू आपको दिया था 0.1। बस कैंसिल जो रहा है उसको कैंसिल करो, पाई 2 से 4 को कैंसिल करोगे 2 बचेगा, 0.1 से पॉइंट हटा दो, यहाँ पे बच जाएगा 5। तो यहाँ पे 5 इंटू 2 करोगे ये 10 हो जाएगा, जो 500 था ये हो जाएगा 5000 इंटू 10⁻⁻7। यहाँ पे 30 और हटाना चाहो तो हटा सकते हो, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁴। तो बस ये पेपर आपका सॉल्व हुआ, पेपर नंबर 17। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे अगले पेपर में, तब के लिए आप वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।